अस्सलाम वालेकुम। हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और टॉपिक नंबर 2.5 रेडियो एक्टिविटी। इससे पहले आपने क्लास 9 में रेडियो एक्टिविटी का नाम ज़रूर सुना होगा। क्या होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है न्यूक्लियस की। किसकी होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है बेटा न्यूक्लियस की। ठीक है, तो एक एटम होता है हमारे पास, अनस्टेबल एलिमेंट होता है, वो किस में चले जाता है बेटा? डिकम्पोजिशन में चले जाता है, डीके में चले जाता है, और उसके नतीजे में उसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। और टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज टोटल 3 है, एक अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज इसमें क्या है बेटा, हम कुछ इक्वेशंस भी देखेंगे और बात को थोड़ी और गहराई में जाके समझेंगे, क्योंकि अब क्या है बेटा, आपका लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होगी बेटा? न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होगी। जो एक एटम है उसका न्यूक्लियस क्या है बेटा? डिकम्पोज होगा। ठीक है, और वो स्टेबिलिटी के जाने पड़ेगा। ठीक है, कोई एक अनस्टेबल एलिमेंट होगा तो वो क्या है बेटा? डीके में जाएगा, उसमें से रेडिएशन एमिट होंगी और होती रहेंगी और वो जो एलिमेंट है, वो जो एटम है, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव रेज वही एलिमेंट या एटम रिलीज करेंगे जो जिनका न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो डीके में जाएंगे और रेडिएशन एमिट करेंगे। वो अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है और गैमा भी हो सकती है। तो आज इसको शुरू करते हैं। क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ किताब में हमें? द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैकरल। तो रेडियो एक्टिविटी के जो फिनोमेना से मुतारिफ करवाया हमें किसने करवाया बेटा? हेनरी बैकरल ने करवाया। कब करवाया, कैसे करवाया, कब करवाया बेटा? इन 1896 में। और कैसे करवाया? वाइल वर्किंग ऑन यूरेनियम मिनरल। तो किसके पर काम कर रहे थे बेटा? यूरेनियम मिनरल पर काम कर रहे थे। तो ये एक यूरेनियम मिनरल है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, तो इसका नाम है बेटा पिच ब्लेंड। ठीक है, किताब में भी आपके नाम लिखा हुआ। किसके पर काम कर रहे बेटा? एक यूरेनियम मिनरल पे काम कर रहे थे, पिच ब्लेंड। ठीक है, जिसका नाम है। और पिच ब्लेंड में क्या बेटा? यूरेनियम मौजूद था, और इसके अलावा भी और डिफरेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो मौजूद थे। ठीक है, तो मिनरल्स या मदनियात को कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्या है बेटा? आइंस वगैरह मौजूद होते हैं, मेटल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पिच ब्लेंड के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, जो कि क्या है बेटा? यूरेनियम मिनरल है। तो इसमें से क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव रेस का इमिशन हो रहा था। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव रेस खारिज हो रही थी, निकल रही थी। जो आपके पास यूरेनियम था उसका न्यूक्लियस क्या है बेटा? डिसइंटीग्रेट हो रहा था, टूट रहा था स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद। ठीक है, और उसमें से कुछ रेडिएशन रिलीज हो रही थी। तो इसके ऊपर काम करते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेजेस वगैरह का इखराज या निकल रही है। ठीक है, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज कंटिन्यूस इमिशन। तो उन्होंने देखा, उन्होंने मुशाहिदा किया कि क्या हो रही बेटा? कंटिन्यूस इमिशन हो रही किसी न किसी चीज़ की। लेकिन वो जो आपके पास जो इमिशन हो रही रेडिएशन की, वो क्या थी बेटा? इनविजिबल थी। तो रेडियो एक्टिव रेज की जो इमिशन है वो आपके पास इनविजिबल होती है, आप उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन आप उसको क्या बेटा? फोटोग्राफिक प्लेट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ कंटिन्यूस इमिशन ऑफ सम इनविजिबल रेस। ठीक है, तो वो अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है और गामा भी हो सकती है। तो दीज रे वर प्रोड्यूसिंग ब्राइट स्पॉट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो हम किसके ऊपर देख सकते हैं बेटा? इन रेस को फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर देख सकते हैं। जब उन पर पड़ती हैं तो उनमें क्या है बेटा? ब्राइट स्पॉट आ जाता है। ठीक है, तो समझिए हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट जो पूरी ब्लैक है, जो पूरी ब्लैक है, ये आप समझ लें। ठीक है, ये पूरी क्या है बेटा? ब्लैक। तो जैसे ये सोचा अल्फा रे यहाँ पड़ी, इसके ऊपर क्या आएगा बेटा? स्पॉट आ जाएगा। बीटा रे यहाँ पड़ी, इसके ऊपर स्पॉट आ जाएगा। गामा रे यहाँ पड़ी, यहाँ स्पॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देख नहीं सकते, फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये रेज इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो दिस रे वर प्रोड्यूसिंग ब्राइट स्पॉट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स। ठीक है, इसके अलावा अभी जो अल्फा बीटा और गामा रे है या रेडियो एक्टिव रे है, अभी आप अल्फा बीटा गामा के बारे में हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं पहले से। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव रेस क्या कर सकती है बेटा? कोई गैस आपके पास मौजूद है उसको आयोनाइज कर सकती है। ठीक है, कोई सी भी गैस मौजूद आयोनाइज कर सकती है। जैसे कि आपके पास गैस हाइड्रोजन गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस पर क्या है बेटा? अगर रेडियो एक्टिव रेज के ऊपर आती हैं, पड़ती हैं, बम्बार्ड होती है, तो इसको क्या कर देंगे बेटा? आयोनाइज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब क्या होता है? उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। तो इस अमल को क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइज। ये हाइड्रोजन गैस थी, ये क्या बेटा? आयोनाइज हो गया, आयन की फॉर्म में आ गया। तो इसी तरीके से कोई दूसरी गैस भी आपके पास, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, या क्लोरीन गैस है, तो उसको क्या कर सकती है बेटा? रेडियो एक्टिव रेज आयोनाइज कर सकती है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट एक फोटोग्राफिक प्लेट पे आता है। और क्या है बेटा? ये गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं बेटा? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से क्या है बेटा? ये गैसेस के मॉलिक्यूल में से या एटम्स में से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है बेटा? ये आयनाइज कर सकते हैं गैसेस को। और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? क्या होती है बेटा?
पेनिट्रेटिंग थ्रू थिन मेटल शीट, और पेनिट्रेट कर सकते हैं, पार हो सकते हैं किससे बेटा, थिन मेटल शीट। अगर मेटल शीट क्या है बेटा पतली है, उसकी भी लिमिट है, ठीक है, उसको जिक्र नहीं किया गया कि कितनी पतली होनी चाहिए, लेकिन अगर मेटल शीट क्या है बेटा बहुत पतली है, बहुत ही थिन है, बहुत ही थिन है, तो उससे पेनिट्रेट कर सकती है और उसमें से आर पार हो सकती है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या सबकी पेनिट्रेशन पावर डिफरेंट होती है, जब इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी पेनिट्रेशन पावर को देखेंगे, ठीक है। तो पेनिट्रेट कर सकती है थ्रू थिन शीट एंड प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस ऑन ZNS स्क्रीन, ठीक है। चमक आती है हमें किस पर आती है बेटा, ZNS स्क्रीन। अगर हमारे पास ZNS की यानी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन मौजूद है, या किसी स्क्रीन में हमने सोचे यहाँ जिंक सल्फाइड लगा दिया, ठीक है, तो अल्फा रहेगा यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पे क्या है बेटा शाइन आएगा, क्या आएगा बेटा शाइन आएगा, फ्लोरेसेंस इफेक्ट आएगा। अब यहाँ हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन नहीं लगाया, जिंक सल्फाइड यहाँ पे नहीं लगाया, तो यहाँ अल्फा रेज आएगी, हमें कोई शाइन नहीं आएगा। तो ये जो आपके पास जो रेडियो एक्टिव रेज है ये क्या है, फ्लोरेसेंस इफेक्ट लेकर आएगी, किसके ऊपर बेटा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। जब आपने कभी कैथोड रे पढ़ा होगा तो वहाँ भी बेटा जिंक सल्फाइड स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कैथोड रे जो है वो एमिट हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इन चार बात को याद रखना, ब्राइट स्पॉट आता है, गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं, और क्या बेटा फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं ZN स्क्रीन में, ठीक है, जिंक सल्फाइड। ओके, आगे फर्दर इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व डेट, ठीक है। तो आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो समझिए ये यूरेनियम है, क्या है बेटा, ये यूरेनियम है, ठीक है, तो बड़ा मशहूर है। तो ये भी क्या है बेटा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आप डिसइंटीग्रेशन में जाता है, न्यूक्लियर डिके होता है, टूटता है और अपने अंदर में से रेडियो एक्टिव रेज एमिट करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुदकार तरीके से होता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, इट वॉज फर्दर ऑब्जर्व दैट तो कूलिंग, हीटिंग एंड कंप्रेशन डिड नॉट अफेक्ट दिस रेडिएशन। तो आपके पास सोचिए ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, आप इसको यहीं पे रख दें तो ऑटोमेटिक क्या स्पॉन्टेनियसली इसमें से रेडिएशन निकलती रहेगी और ये न्यूक्लियर डीके में जाएगा और उसके नतीजे में रेडियो एक्टिव रेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि हम क्या करते हैं बेटा, कंडीशंस चेंज करते हैं, इसको कूल कर दें, हीट कर दें, कंप्रेस कर दें, चिपटा कर दें, ठीक है, तब भी इसके रेडिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ऐसा कहा जा रहा है। कूलिंग करें या हीटिंग करें या कंप्रेशन करें, इसकी रेडिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्पॉन्टेनियसली क्या है रेडिएशन एमिट कंटिन्यूसली करता रहेगा और करता रहेगा। तो इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ओके, क्लियर है। हाउएवर रैपिंग ऑफ पिच ब्लेंड, अब जो पिच ब्लेंड आपके पास है इसमें थोड़ा सा टुकड़ा लें और इसको बंद कर दिया, किसमें बेटा, रैप कर दिया, ठीक है, किसमें क्या कर दिया बेटा, रैप कर दिया, किसमें, इन अ लेड शीट, किसमें, लेड शीट। इसे जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लेड मेटल भी ज़रूर आएगा, ठीक है। तो लेड शीट में लेड क्या बेटा एक एटम है, ठीक है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में मौजूद, जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 82 है और एटॉमिक मास 207 है, ठीक है। और लेड का सिंबल क्या होता है बेटा, पी भी होता है, एटॉमिक नंबर 82 और एटॉमिक मास आपकी किताब में 207 इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, पिच ब्लेंड को लेड शीट में इसको लिपेटा, पिच ब्लेंड को, यानी पिच ब्लेंड क्या बेटा एक मिनरल है, कौन सा मिनरल है, यूरेनियम मिनरल है, ठीक है। तो पिच ब्लेंड में क्या मौजूद है, यूरेनियम भी मौजूद है, उसके अलावा डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस भी मौजूद है। तो पिच ब्लेंड को क्या है बेटा लिपेटा लेड शीट में, कुड स्टॉप द एमिशन ऑफ दिस रे। तो क्या है बेटा, पिच जो आपके पास लेड शीट थी तो इसने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया किसको, एमिशन ऑफ दिस रे। तो एमिशन ऑफ दिस रे स्टॉप नहीं हुआ, ठीक है, बस वो क्या है उसमें से बाहर नहीं आ रही, वो उसमें से क्या है बेटा बाहर नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं इसकी क्या होती है बेटा, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, किसकी, आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। तो क्या बेटा आपने पिच ब्लेंड को क्या कर दिया, रैप कर दिया लेड शीट में, तो उसकी इमिशन क्या हो गई बेटा, रुक गई, जो उसका इखराज था बाहर आ रही थी रेज, उसका आना बंद हो गया। क्योंकि आपके पास जो लेड शीट है, ठीक है, ये क्या करती है, उस रेजेस को रोक सकती है, अल्फा बीटा गामा रेजेस को रोक सकती है और इसमें रोकने की सलाहियत मौजूद है, ठीक है। तो समझिए कि जो लेड शीट आपके पास एज अ प्रोटेक्टिव काम कर रही है, तो इससे ये बचा सकती है। अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड बॉक्स में डाल दें या लेड शीट के अंदर पैक कर दें तो क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव जो रेज है वो बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। तो इनिशियली दिस रे वर नेम एज बैकरल रे, तो शुरू में इस रेस को जो नाम दिया गया वो बैकरल रेस नाम दिया गया, क्योंकि इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया इसके अमल को वो हेनरी बैकरल ने करवाया। तो शुरू में इस रेस को नाम दिया गया बेटा बैकरल रे, बट लेटर ऑन मैरी क्यूरी। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किसका एक बड़ा नाम है, मैरी क्यूरी का भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो क्या बेटा मैरी क्यूरी ने इसको एक टर्म दिया, एक वर्ड दिया, एक अल्फाज दिया, वो क्या दिया बेटा, रेडियो एक्टिव रेस। क्या नाम दिया बेटा, रेडियो एक्टिव रे। तो रेडियो एक्टिव रे का नाम किसने दिया, वो दिया मैरी क्यूरी ने,
ठीक है। शुरू में इसको बैकवर्ड रेस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मैरी क्यूरी ने इसको नाम दिया बेटा रेडियो एक्टिव रे, और आज हम इसी के नाम से इसको जानते हैं, किसके नाम से, रेडियो एक्टिव रेस की नाम से। ठीक है, तो आप जानते हैं रेडियो एक्टिव रेस की 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी आगे चलते हैं। जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो एक तो होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होती है बेटा, इमिशन होती है, ठीक है, किसकी, रेडिएशन की। ठीक है, एक तो होती है नेचुरल प्रोसीजर और एक होता है आर्टिफिशियल, जो खुद ब खुद हो, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रेडिएशन की, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रेडिएशन की, वो कहलाएगी बेटा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और एक होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम अपने मर्जी से क्या करते हैं बेटा, रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करवाते हैं। किसी एक स्टेबल एलिमेंट, हमारे पास एक स्टेबल एलिमेंट है और हम उसमें क्या करवाते हैं बेटा, उसको रेडियो एक्टिव बनाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं किस तरीके से ये होगा हमारे पास। तो पहली डेफिनेशन है आपके पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और दूसरी है आपके पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब तो बेटा इंट्रोडक्शन था, तो बातें तो आपको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए, बुक का एक एक हुर्फ आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी वैसे नहीं डेफिनेशन याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, पूरी बुक को आपको रीड करना है। ठीक है, तो आज अंदर देखते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये खुदकार तरीके से खुद ब खुद होगी। तो ये इक्वेशन देखिए बेटा, एक आपके पास यूरेनियम है, ठीक है, जिसका नीचे नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यूरेनियम, जिसका एटॉमिक मास है बेटा 238 और एटॉमिक नंबर है 92। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये ऑटोमेटिक जाता है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन में जाता है। खुदकार क्या है बेटा, ये डीके में चले जाता है खुद ब खुद। ठीक है, हमें इसे फोर्स नहीं करना पड़ता, ये खुद ही से क्या है बेटा रेडियो एक्टिव डीके में जाता है। तो जब ये क्या है बेटा डिसइंटीग्रेट होता है, क्या होता है बेटा, डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है। किस में टूटता है बेटा, देखें हम यहाँ पे देखें, एक लिखा हुआ थोरियम, क्या नाम लिखा हुआ बेटा, थोरियम, जिसका सिंबल TH और एटॉमिक मास क्या है बेटा 234 और एटॉमिक नंबर है आपके पास 92। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर था 92 और 90 से ये हो गया बेटा 90, तो एटॉमिक नंबर कितने की कमी आई, कितने प्रोटॉन की कमी आई, तो 2 प्रोटॉन की कमी आई। कितने प्रोटॉन की कमी आई बेटा, 2 प्रोटॉन की, तो 2 प्रोटॉन हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब यूरेनियम का मास देखें, एटॉमिक मास क्या है 238, तो थोरियम में जब कन्वर्ट हुआ तो इसका एटॉमिक मास क्या हो गया बेटा 234 हो गया। तो एटॉमिक मास में कितनी कमी आई, 4 AMU की कमी आई। कितनी की कमी आई बेटा, 4 AMU की कमी आई। तो 4 AMU ये रहा आपके पास। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, यूरेनियम क्या होगा बेटा, डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, तो किस में तब्दील हो गया बेटा, थोरियम में तब्दील हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो रेस आपके पास निकली है, ये है अल्फा रे। ये क्या है बेटा, अल्फा रे। अल्फा रे कौन सी रे है बेटा, रेडियो एक्टिव रे है। ठीक है, बीटा भी हो सकती है, गामा भी हो सकती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है बेटा, आपके पास अल्फा रे आ रहा है। ठीक है, तो ये बेटा ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, अनस्टेबल था, तो ये कन्वर्ट हो बेटा थोरियम में। तो थोरियम भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं, और ये भी क्या है बेटा, डिकम्पोज होगा और ये भी एक रेडियो एक्टिव रेज रिलीज करेगा, और ये सीरीज का सिलसिला चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक क्या है बेटा, ये तब्दील ना हो जाए लेड में, जब तक ये तब्दील ना हो जाए लेड में। लेड क्या है बेटा, एक स्टेबल एलिमेंट है। तो क्या है बेटा, यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हुआ, थोरियम डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट, फिर उसके बाद दूसरा कोई एलिमेंट, और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और कंटिन्यूस इमिशन होती रहेगी रेडिएशन की। और एक वक्त आएगा कि लेड तक पहुंच जाएगा और वहाँ पे इमिशन क्या है बेटा, रेडिएशन की इमिशन वो रुक जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप इस पिक्चर को देखें। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है यूरेनियम 238 डीके चेन। ठीक है, तो शुरू में देखिए राइट हैंड साइड में सबसे टॉप पर, ठीक है, आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है यूरेनियम के साथ 238। ठीक है, तो यूरेनियम क्या हो रहा है बेटा, डिकम्पोज हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, और उसमें से आप एरो के ऊपर देखिए अल्फ़ा रेज निकल रही है। ठीक है, किससे निकल रही बेटा, यूरेनियम से निकल रही है। तो यूरेनियम क्या है बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थोरियम है, जिसके साथ आप देख रहे हैं TH और 234। ऐसी इक्वेशन आपकी किताब में लिखी हुई थी, यूरेनियम और थोरियम को लेके और अल्फा रेज उसमें से एमिट हो रही थी। तो मैंने बताया कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए किसने बेटा, लेड में। ठीक है, लेड 206 में। ठीक है, और लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है। तो देखिए ये सीरीज़ बहुत लंबी चल रही है, तो इतनी लंबी सीरीज़ को किताब में डिस्कस नहीं किया गया और ना ही कर सकते, तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो इतनी लंबी चेन चलती रहेगी। तो लेड से गया थोरियम, फिर थोरियम के बाद आया PA। ठीक है, तो उसमें निकली बीटा रेस, फिर आगे गया PA से बना यूरेनियम, दोबारा 234, यूरेनियम 234 बना। ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है। ठीक है, इससे पहले यूरेनियम का 238 था हमारे पास। ठीक है, तो उसमें से फिर बीटा रेस निकली। ठीक है, यूरेनियम बना, फिर यूरेनियम 234 से अल्फ़ा रेस निकली।
फिर उससे बना थोरियम 230, ठीक है। फिर थोरियम 230 सल्फर निकला, फिर बना रेडियम, ठीक है 226। फिर उसके बाद उसमें सल्फर निकली, फिर बना Rn, ठीक है। फिर 222, फिर उससे सल्फर निकली, फिर कन्वर्ट हो गया पोलोनियम में। फिर पोलोनियम गया बेटा, पोलोनियम सल्फर निकली, वो कन्वर्ट हो गया Pb में। लेकिन लेड तो है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कुछ और है, ठीक है ना। तो स्टेबल जो लेड है वो उसका एटॉमिक मास होगा आपके पास 206। तो ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। और आप सबसे आखिर में देखें लेफ़्ट में, सबसे आखिर में देखें लेफ़्ट में, ठीक है। तो सबसे आखिर में आपके पास आ रहा है लेड Pb, जिसके साथ लिखा हुआ 206। तो ये इसका एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक नंबर 82 होगा, ठीक है। तो लेड क्या है बेटा, स्टेबल। और यहाँ पे ये जो आपके पास प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी का, डिसइंटीग्रेशन का, ये रुक गया क्योंकि एक स्टेबल एलिमेंट हमारे पास आ गया है। तो अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो रुक गया और ये बहुत लंबी चेन चलती रहती है डिसइंटीग्रेशन की। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन है तब तक चलती रहेगी जब तक ये स्टेबल एलिमेंट लेड 206 हासिल ना हो जाए, ठीक है। तो अब इसको देखने के बाद आ जाए इसके अल्फाज को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स विच एमिट दिस रेडिएशन, ठीक है। जो एलिमेंट क्या करे बेटा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन को एमिट करे स्पॉन्टेनियसली। कैसे एमिट करें बेटा, स्पॉन्टेनियसली, खुदकार तरीके से, ठीक है, हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़े। तो आर नोन एज नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। द एलिमेंट विच एमिट दिस रेडिएशन एंड स्पॉन्टेनियसली आर नोन एज नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही मौजूद हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अगर उस रेडिएशन हमारे ऊपर पड़ते रहें तो बड़े मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज, इस टर्म एज नेचुरल रेडियो एक्टिव, और इस अमल को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। अब आगे देखते ज़रा इस इक्वेशन के बारे में। तो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम आफ्टर इन स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रे, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रे। तो ये स्पॉन्टेनियस इमिशन हुई रे की, कौन सी रे बेटा, अल्फा रे, ठीक है। तो अल्फा रे को आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हीलियम है, आपको लग रहा होगा कि ये हीलियम है, ठीक है। तो अल्फा रे को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हीलियम की जगह आप लिखें अल्फा, ठीक है, उसके ऊपर लिखें 4 और यहाँ लिखें 2। तो अल्फा रे क्या है बेटा, हीलियम न्यूक्लियाई है। अल्फा रे को क्या कहते हैं बेटा, हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो आप अल्फा रे की जगह हीलियम भी लिख सकते हैं या हीलियम की जगह अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बोथ आर सेम, इसके ऊपर 4 नीचे 2 और नीचे 2 है। तो अल्फा रे क्या है बेटा, हीलियम न्यूक्लियाई। इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे गामा रेज में इसको पढ़ने वाले, ठीक है। तो खैर, तो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रे ब्रेक डाउन टू 2 और मोर स्टेबल एलिमेंट। दिस इमिशन ऑफ रेडिएशन कंटिन्यूज टिल द स्टेबल एलिमेंट लेड 206 इज फॉर्म, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये जो आपके पास नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये ब्रेक डाउन होगा 2 और मोर स्टेबल एलिमेंट में, 2 और मोर स्टेबल एलिमेंट में। दिस इमिशन ऑफ रेडिएशन कंटिन्यूज टिल द स्टेबल एलिमेंट लेड 206 इज फॉर्म। तो ये इमिशन जो है, ये आपके पास जो ब्रेक डाउन है, ये जो ब्रेक डाउन है आफ्टर इमिशन ऑफ रे, ब्रेक डाउन है, ये चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक जो है आपके पास लेड 206 ना बन जाए, ठीक है। और लेड का एटॉमिक नंबर होता है बेटा आपके पास 82। तो किताब 82 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 206 भी लिख दिया है, क्योंकि लेड का जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट भी होता है, आइसोटोप्स इसके पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है यूरेनियम ऐसा नहीं सिर्फ थोरियम में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बेटा, थोरियम भी डिकम्पोज होगा, फिर जो दूसरा आपके पास रेडियो एक्टिव बनेगा वो भी डिकम्पोज होगा, फिर अगला डिकम्पोज होगा, फिर डिकम्पोज होगा। और हर के नतीजे में क्या बेटा, रेडियो एक्टिव रेज निकल रहे होंगे, कभी अल्फा कभी बीटा, कभी अल्फा कभी बीटा। और एक वक्त आएगा बेटा आपके लेड 206 आपके पास बन जाएगा, और वहाँ पे क्या है बेटा, रेडियो एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि लेड 206 आपके पास क्या है बेटा, एक स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव का फिनोमेना कौन करते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, जिनका न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। इसकी और भी वजूहत है कि क्यों अनस्टेबल होता है, तो ये बहुत लंबी बात है कि क्यों अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन उन्हें हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमें सिर्फ रेडियो एक्टिविटी को समझना है और उसकी जो 3 एग्जाम की रे है उसको समझना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप आसानी से लिख सकते हैं और आप इसको समझ भी चुके होंगे। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है वो आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उस प्रोसेस को हम प्रोसीड करवाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करवाएंगे, तो आगे देख लें। तो न्यूक्लियर रेडिएशन आर आल्सो प्रोड्यूस व्हेन अ स्टेबल एलिमेंट इज बम्बार्ड, ठीक है। तो क्या है बेटा, जब स्टेबल एलिमेंट हमारे पास मौजूद हो तो स्टेबल एलिमेंट को बम्बार्ड करेंगे, ठीक है, विद बाय अ न्यूक्लियर पार्टिकल, बाय अ न्यूक्लियर पार्टिकल। तो न्यूक्लियर में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो आपने क्या करना है बेटा, न्यूक्लियर पार्टिकल से बम्बार्ड करना है किसी स्टेबल एलिमेंट को, ठीक है। तो किताब में इक्वेशन नहीं लिखी गई, मैंने इक्वेशन लिखी ताकि आपको बात समझाई जा सके, ठीक है। तो आइए देखिएगा, जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, ये क्या है बेटा, आपके पास एक स्टेबल एलिमेंट है,
कभी ना कभी आपने एल्यूमिनियम का नाम सुना होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27 होता है एक एटम एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो क्या बेटा इसको बम्बार्ड कराएंगे, इसकी भी बारिश करेंगे, इसकी बेटा न्यूट्रॉन की, किसकी बारिश करेंगे बेटा, न्यूट्रॉन की, या न्यूट्रॉन से इसको अटैक करवाएंगे, न्यूट्रॉन को उसके ऊपर हिट करेंगे। तो उसके नतीजे में क्या होगा, तो उसके नतीजे में ये होगा कि आपके पास जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो ये तो एक स्टेबल एलिमेंट है, क्या है बेटा, स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। यूरेनियम अनस्टेबल था, ये क्या बेटा, स्टेबल है। तो ये स्टेबल एलिमेंट में, ये एटम में आप क्या करेंगे बेटा, बम्बार्ड करवाएंगे एक न्यूक्लियर पार्टिकल को। ठीक है, तो जब इसके ऊपर ये बम्बार्ड होगा तो उसके नतीजे में आपके पास बनेगा बेटा सोडियम आइसोटोप, ये क्या है बेटा, आइसोटोप है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो एमिट होगा वो होगा अल्फा रे। कौन सी रे एमिट होगी बेटा, अल्फा रे। ठीक है, तो अब आज जरा देखें, तो न्यूट्रॉन जब एल्यूमिनियम पर अटैक करेगा तो इसमें से अल्फा रेज निकलेंगी। क्या निकलेंगी बेटा, अल्फा रेज निकलेंगी। ये न्यूट्रॉन ऐड होगा एल्यूमिनियम में, न्यूट्रॉन ऐड होगा एल्यूमिनियम में, तो उसके नतीजे में एल्यूमिनियम से अल्फा रेज निकलेंगी। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा दो हिस्सों में, एक है सोडियम में, किसने बेटा, सोडियम आइसोटोप में, और एक है बेटा अल्फा रेज में, किसने बेटा, अल्फा रेज में। तो जब ये स्प्रेड होगा तो इसका मास हो जाएगा 28, और फिर ये डिकम्पोज होगा, स्प्लिट होगा 24 और 4 में। देख रहे हैं बिल्कुल बराबर है, 28 और किस में स्प्लिट होगा, 24 और 4, तो कितना होता है, इसको जमा करें 28 होता है आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है 13, क्योंकि ये भी स्प्लिट हो रहा है तो उसके नतीजे में आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या आने वाला है, तो इधर आपके पास आया बेटा अल्फा रे। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अल्फा रे क्या होता है बेटा, हीलियम न्यूक्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा 13, तो यहाँ पे बेटा एक नंबर मैंने ज़्यादा लिख दिया था तो इसको 11 कर लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 और इधर 11 और 2 13। ठीक है, तो इस वजह से जब आपने यूरेनियम के ऊपर क्या करा बेटा, एक न्यूक्लियर पार्टिकल का अटैक करवाया, तो क्या है बेटा, एल्यूमिनियम खुद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन गया। ठीक है, और उसके नतीजे में उसने क्या एमिट किया बेटा, अल्फा रेज एमिट किया। क्या एमिट किया, अल्फा रे। और ये आप देख सकते हैं ये क्या है बेटा, आपके पास एक सोडियम आइसोटोप है। क्यों आइसोटोप है, कैसे है, ज़रा देख लें। आप जानते हैं बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसका एटॉमिक मास 24 है, तो ये क्या है बेटा, आइसोटोप है। ठीक है, जैसे आपने कभी हाइड्रोजन का आइसोटोप देखा होगा, एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 2 और एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 3। तो ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इसी तरीके से ये क्या है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ये सोडियम का एक आइसोटोप है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेना और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। साथ के साथ आपकी किताब में एक बात और लिखी हुई है, उससे भी देख लें। वो क्या है बेटा, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी के बारे में लिखा है। तो मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी दोनों क्या थे बेटा, हस्बैंड वाइफ थे, और उसने क्या किया बेटा, आइसोलेट किया कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वो दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम क्या है, वो है आपके पास पोलोनियम एंड रेडियम। ठीक है, पोलोनियम एंड रेडियम, ये क्या है बेटा, आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसको आइसोलेट किया किससे बेटा, पिच ब्लेंड से। आइसोलेट के मायने क्या होता है बेटा, अलग रखना। तो आपने कोविड-19 के दौर में आइसोलेट का वर्ड जरूर सुना होगा। तो आइसोलेट के मायने क्या होता है बेटा, अलहदा करना। तो इन दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अलहदा की किससे बेटा, पिच ब्लेंड से। ठीक है, अब बढ़ते बेटा टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस की जानिब। तो अब देखने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 टाइप्स की रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, तो हमने लिया बेटा एक लेड बॉक्स है हमारे पास। कौन सा बॉक्स है बेटा, लेड बॉक्स, ताकि जो आपके पास जो रेडियो एक्टिव रेज है वो चारों डायरेक्शन में ना फैले। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, तो हमें सिर्फ इस डायरेक्शन में इसका काम है। तो ये लेड बॉक्स इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है, तो रेडियो एक्टिव रेस को रोकती है। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव जो रेस है, अंदर एक रेडियो एक्टिव मैट हमारे पास एलिमेंट है जिसका नाम है पोलोनियम, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है बेटा, इसमें से रेडिएशन निकलेगी। ठीक है, और वो कहाँ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी। कहाँ जाएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन में। ऐसा क्यों, क्योंकि इस साइड में कोई चीज़ें हमने नहीं लगाई है। ठीक है, आप जानते हैं अल्फा रेस के ऊपर होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, पहले बता दे रहा हूँ। बीटा के ऊपर होता है नेगेटिव, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो रे जो है वो सीधी चले जाएगी। तो इसमें तीनों रे हो सकती है, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो अभी तो हमें नहीं पता, हम तो अभी डेक कर रहे थे टाइप्स ऑफ रेडिएशन कितनी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन कितनी है, तो हमने लगाया यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, इसके पास ZnSC मौजूद होगा, जिंक सल्फाइड भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो अब करना क्या है बेटा, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी, इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगानी। क्या लगानी बेटा, इलेक्ट्रिक प्लेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट। तो इसके ऊपर होगा बेटा माइनस चार्ज। ठीक है, एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट और लगानी है आपने। ठीक है, ये होगा ये प्लेट होगा क्या, पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है ये बैटरी से कनेक्ट होंगे। किससे कनेक्ट होंगे बेटा, बैटरी से। तो बैटरी के एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो उसी वजह से प्लेट्स के ऊपर चार्ज आएगा प्लस और उसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस। तो क्या है बेटा, अब अल्फा रे जो हमारे पास एमिट होगी। ठीक है,
तो ये एक अल्फा रेस सोचिए यहाँ से ये एमिट हो रही, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पहुँचेगी ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, कितने हिस्से में बेटा, 3 हिस्से में, समझ में आ रही बात। तो ये कैसे होगा बेटा, एक हिस्सा ये एक तो सीधे चला गया, ठीक है, एक सीधे चला गया, और बाकी क्या है बेटा, 2 और इसमें से अलग होंगे। कैसे अलग होंगे ज़रा देखें। तो ये जा रहा होगा तो यहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसी में से क्या है बेटा, स्प्लिट होगा यहाँ पे, इसी में से क्या होगा बेटा, स्प्लिट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में। तो रेडिएशन निकल तो एक रही थी, लेकिन ये क्या है बेटा, स्प्लिट हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है, इनके रास्ते चेंज हो गए। एक जो है वो सीधी चली गई, एक जो है वो उस तरफ बैंड हुई टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और एक जो बैंड हुई टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बैंड हुई है। आप जानते हैं कि प्लस और माइनस चार्ज आपस में क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जानते हैं। और अगर सेम चार्ज होगी तो क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल, एक दूसरे को धकेलेंगे, ठीक है, और जो आपके पास अपोजिट चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो रेडिएशन निकल रही थी, तो एक रेडिएशन जो है, एक रेज जो है वो उस तरफ बैंड हो गई नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। तो जो रेज आपके नेगेटिव प्लेट की तरफ बैंड हो गई है, तो वो कौन से चार्ज की, कौन वो रेज होगी, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा बेटा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव। तो जो रेज आपका नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई वो रे है बेटा आपके पास अल्फा रे। कौन सी रे है बेटा, अल्फा रे, ठीक है। और जो रे आपके पास कहाँ बैंड करेगी बेटा, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो ये है आपके पास बीटा रे। कौन सी रे बेटा, बीटा रे। तो अल्फा रे के ऊपर चार्ज प्लस होता है, बीटा के साथ माइनस, ठीक है। और एक रे जो है वो बिल्कुल सीधी चली गई, ठीक है, उसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, मतलब ये क्या है बेटा, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। इसका झुकाव ना प्लस की तरफ है ना माइनस की तरफ है, तो ये क्या है बेटा, न्यूट्रल है। तो इसके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो अब इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तो आपको बताया कि टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन किस तरीके से ढूंढा गया। तो इस तरीके से ढूंढा गया। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अल्फा रेस किस तरफ घूमेगा इलेक्ट्रिक प्लेट में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अल्फा रे जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बैंड करेगा, जबकि जो बीटा रे है वो कहाँ बैंड करेगा बेटा, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि बीटा रे के साथ जो चार्ज होता है वो माइनस होता है। और जो गैमा रे, कौन सी रे बेटा, गैमा रे। तो गैमा रे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, बल्कि सीधे चले जाएगा। और यहाँ पे क्या बेटा, स्पॉट आएगा, यहाँ स्पॉट आएगा, यहाँ स्पॉट आएगा। तो इससे हम पहचान सकेंगे जो टोटल रेडिएशन आ रही है वो टोटल 3 किस्म की आ रही है, एक अल्फा, एक बीटा एंड गैमा, ठीक है। तो आज इसको पढ़ते हैं। रदरफोर्ड प्लेस रेडियो एक्टिव मटेरियल इन लेड बॉक्स में प्लेस किया, एंड रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम वर पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेडिएशन जो एमिट हो रही है वो पास किससे हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रही है। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो इसके साइडों में क्या है, उसकी एक फील्ड मौजूद होती है, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व दैट 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्फा, बीटा एंड गैमा, ठीक है। तो कितने टाइप्स की रेडिएशन ऑब्जर्व की, 3, अल्फा, बीटा एंड गैमा। द सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव रे वाज आल्सो मेज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुई बेटा, सेपरेशन हुई रेडियो एक्टिव रेस की, ठीक है, सेपरेट हो गया। इसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या कर सकते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव रेस को सेपरेट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इन चार्ज प्लेट की जगह यहाँ मैग्नेट इस्तेमाल कर लें। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं बेटा, टोटल 2 पोल होते हैं, ठीक है। ये है बार मैग्नेट, और ये एक मैग्नेट है यू शेप मैग्नेट। कभी आपने देखा होगा कार्टून वगैरह में यू शेप मैग्नेट, ठीक है। तो यू शेप मैग्नेट में भी क्या होता है बेटा, आपके पास नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी जगह क्या है बेटा, यू शेप मैग्नेट लेकर आते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट से तो काम नहीं चलेगा, यू शेप मैग्नेट लेकर आना पड़ेगा। तो जब आप यू शेप मैग्नेट को प्लेस करेंगे तो एक साइड में नॉर्थ पोल होगा, एक साइड में साउथ पोल होगा, जाहिर सी बात है, ऐसा ही है ना। तो क्या है बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करेंगे, मैग्नेट को प्लेस करेंगे अल्फा रेस के, ये आपके पास रेडियो एक्टिव रेस के दरमियान, तो उसमें भी क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्शन होगी। और डिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ होंगी, इसको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बेटा, आप मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड अल्फा रे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल। तो अल्फा रे कहाँ बेटा, डिफ्लेक्ट करेगा साउथ पोल की जानिब, ठीक है। और इसी तरीके जो बीटा आपके पास होगा वो कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्थ पोल की जानिब, ठीक है। इस बात को याद रखना है। जबकि गैमा रे क्या है बेटा, वो किसी की तरफ डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, बल्कि वो सीधे का सीधा ही चले जाएगा, ठीक है। ये थी हमारे पास 3 टाइप की रेडिएशन। तो अब बढ़ते हैं बेटा इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा कंपैरिजन बिटवीन अल्फा रे, बीटा रे एंड गैमा रे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कंपैरिजन के दरमियान। पहला सवाल देखेंगे बेटा कंपोजिशन, कि अल्फा रे की कंपोजिशन क्या है, बीटा रे की कंपोजिशन क्या है, और गामा रे की कंपोजिशन क्या है। तो आप जानते हैं कि अल्फा रे किससे मिलकर बना होता है। तो अल्फा रे होता है पहले हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस में जो चीज़ें मौजूद है, तो एक हीलियम के न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद होता है बेटा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अल्फा रेस भी किससे बनी हुई होती है, हीलियम न्यूक्लियाई से बनी होती है, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। तो अल्फा रेस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, तभी तो वर्ड हीलियम न्यूक्लियाई इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना।
ओके, हीलियम एटम का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो आगे देख लें, तो अल्फा पार्टिकल इज कंपोज ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, लाइक द कंपोजिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम एटम का वर्ड नहीं लिखा गया, हीलियम अगर एटम होगा तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होंगे, तो हीलियम न्यूक्लियाई यानी H ही और उसके ऊपर 2+ होगा, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियाई है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो हमने अल्फा पार्टिकल को लिखा भी था इस तरीके से, अगर आप देखें किस तरीके लिखा था बेटा, हीलियम लिखा था और उसके ऊपर 4 नीचे 2, इसके ऊपर आप 2+ चार्ज भी लगा सकते हैं, 2+ चार्ज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं आप, हीलियम की जगह अल्फा लिखें और इसके ऊपर 2+ चार्ज लगा दें, ये क्या है बेटा आपके पास हीलियम न्यूक्लियाई है यानी अल्फा रे, ठीक है। और अल्फा रे का मास क्या होता है बेटा 4 और नीचे एटॉमिक नंबर 2, ये है एटॉमिक मास, ठीक है। तो अल्फा रेस का आपके पास क्या होता है 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसका मास भी आपको क्लियर हो गया दूसरे पार्ट में, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है +2 या 2+, कुछ भी लिख लें आप, ठीक है। तो अल्फा रेस का चार्ज है +2 क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसी वजह से अल्फा रे या हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके हमने एक ही साथ 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, जिसमें पता चल गया हमें ये हीलियम न्यूक्लियर है, इसका मास 4 AMU है और चार्ज इसके ऊपर जो मौजूद है वो +2 है, ठीक है। तो अब आ जाए इन तीन प्रॉपर्टीज़ को और कंपेयर कर लेते हैं। तो अल्फा रे क्या है बेटा हीलियम न्यूक्लियाई, तो बीटा रे क्या है आपके पास वो इलेक्ट्रॉन है, बीटा रे आपके पास क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले 1/136 टाइम कम होता है। तो इसी तरीके से जो बीटा पार्टिकल है उसका मास के पास क्या होता है 1/136 AMU, ठीक है। जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 136 से 1836 से, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है और वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसी तरीके जो गैमा रे है, गैमा रे क्या है बेटा आपके पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो ये कोई मैटर पार्टिकल नहीं है, गामा रे कोई मैटर नहीं है, बल्कि क्या है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, ठीक है। तो इधर देख लें इसका मास क्या है बेटा गामा रे इसका 0 है, ठीक है, क्या है बेटा 0। तब आपको अल्फा रे बीटा रे निकल रही है तो उसके साथ साथ गैमा रेडिएशन भी निकल सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से गैमा इसका कोई चार्ज नहीं होता, कोई मैस नहीं होता, तो ये क्या है बेटा चार्ज इसके ऊपर क्या न्यूट्रल है, क्या है बेटा चार्ज के पॉइंट में गैमा रेस न्यूट्रल और इसका कोई मैस भी नहीं होता। और ये क्या है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, जो एक्स रेस के बाद आती है, एक्स रेस से भी शॉर्टर वेवलेंथ होती है गैमा रेस की, ठीक है। तो बहुत ही डेंजरस होते हैं गैमा रेस। इस तरीके से हमने 3 पॉइंट का कंपेरिजन कर लिया, ओके। अब चौथा पॉइंट है डिफ्लेक्शन, जिसको आप अभी पढ़ भी चुके हैं। तो अल्फा रे कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करेगी और मैग्नेटिक फील्ड में भी करेगी, और कहाँ करेगी इसके बारे में बखूबी वाकिफ़ है, ठीक है। तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से बीटा रे है ये भी डिफ्लेक्ट करती थी, देखा ना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रेडिएशन हमने पढ़ा, बट टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अल्फा रे। लेकिन क्या है बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के चार्जेस तो डिफरेंट है ना, तो दोनों की एक डायरेक्शन नहीं होगी डिफ्लेक्शन की। और ये क्या था बेटा ये डिफ्लेक्शन करता ही नहीं था, दे पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो गैमा रेस है वो डिफ्लेक्ट नहीं करते ना इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके 4 पॉइंट कंपैरिजन के हो गए। 5वां पॉइंट देखते हैं बेटा आयोनाइजेशन पावर। तो आयोनाइजेशन पावर क्या है बेटा आयोनाइज करने की कैपेबिलिटी। आप जानते हैं किसी गैस को क्या है बेटा ये रेडिएशन आयोनाइज भी कर सकती हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को एटम से जुदा भी कर सकती हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा पावर किसकी है आयोनाइजेशन की, कौन सबसे पहले अच्छा आसानी से जो है गैस की आयोनाइजेशन कर सकता है। अल्फा रे कर सकता है, बीटा कर सकता है या गैमा कर सकता है। तो जो आयोनाइजेशन कर सकता है कौन सी रे है जो आसानी से आयोनाइजेशन कर सकती है, वो है आपके पास अल्फा रे। तो आयोनाइजेशन पावर 100 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा रे। तो अल्फा रेस की आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है बीटा रे से, ठीक है। एंड 10,000 टाइम ग्रेटर देन गैमा रे। तो अल्फा बीटा एंड गैमा में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर किसकी है बेटा अल्फा रेस की है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बीटा से भी ज़्यादा गैमा से तो और ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर अटैक करते हैं तो उसका जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से क्या कर लेते हैं बेटा इसमें से निकाल लेते हैं, और इस तरीके से वो गैसेस मटेरियल क्या है बेटा आसानी से आयनाइज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसका साइज़ बड़ा होता है तो वो आसानी से किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है, ओके। बीटा रेस क्या बेटा वो तो खुद इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये भी आयोनाइज करता है गैसेस को, लेकिन पावर कम है। आयोनाइज करता है, गैमा रेस भी आयोनाइज करता है, लेकिन क्या बेटा पावर कम है कंपैरिजन में, पावर कम है कंपैरिजन में, ठीक है।
करता ये भी आयोनाइज है, करता ये भी है, करता ये, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आयोनाइज करेगा, इसकी पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बीटा रे दे हैव लोअर आयोनाइजेशन पावर देन अल्फा रे, लेकिन आयोनाइज करता है, लोअर कहा गया, ये थोड़ी कहा गया कि आयोनाइज नहीं करता, आयोनाइज करता है लेकिन पावर लो है, ठीक है। गैमा रे से दे हैव लोअर आयोनाइजेशन पावर देन अल्फा एंड बीटा रे, तो अल्फा और बीटा रे से इसकी आयोनाइजेशन पावर कम होती है लेकिन आयोनाइज करता है, ठीक है। तो ये भी खतरनाक है हमारे लिए, अगर हम इसका इमिशन हमारे ऊपर होता है तो बड़े नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, कि कितना ये पार कर सकती है किसी मटेरियल को उसके अंदर घुस कर, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ शीट्स होती है, जैसे एक पेज है, उससे और ज़्यादा कोई मोटी शीट ले लें, ठीक है, मेटल की, और उसकी चौड़ाई और बढ़ा दें, वो और मोटी हो जाएगी, फॉइल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर कितना है, कौन आसानी से किसी मटेरियल को, थिक मटेरियल को पार कर सकता है। सोचिए एक थिक मटेरियल इतना है, एक ज़्यादा थिक मटेरियल है और एक और ज़्यादा थिक मटेरियल है, ठीक है। तो सबकी पेनिट्रेशन पावर अलग अलग है। तो गैमा रेस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो आसानी से किसी मोटे मटेरियल को पास कर सकता है, ठीक है। और बीटा रे थोड़े कम मोटे मटेरियल को पास करेगा, ठीक है। और गैमा रे बहुत ही बारीक मटेरियल को पास करेगा, बहुत ही बारीक फॉइल को पास करेगा, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो इस पिक्चर में आप देखेंगे 3 रेज, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। तो आप देखेंगे गैमा रे जो है वो तीनों शीट्स को क्रॉस करके चली गई, ठीक है, क्योंकि गैमा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, बीटा की पेनिट्रेशन पावर और कम होती है, और अल्फ़ा की सबसे कम होती है पेनिट्रेशन पावर। तो आप देखेंगे अल्फ़ा रे जो है वो पहले पेपर पर ही स्टॉप हो गई, जाके बीटा रे जो है वो पेपर से पास हो गई और एल्युमिनियम पे जाकर स्टॉप हो गई। इसीलिए गैमा को देखेंगे वो इसमें से भी पास हो गई। तो गैमा की भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि गैमा सबसे पास हो जाएगी, ठीक है। तो पेनिट्रेशन से पावर सबसे ज़्यादा कम होगी वो होगी अल्फ़ा की, और सबसे ज़्यादा होगी गैमा रेस की, ठीक है। तो अब देख लेते बेटा पेनिट्रेशन पावर, दे हैव लीस्ट पेनिट्रेशन पावर। तो अल्फ़ा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर होती है बहुत कम होती है, वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और दे है मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर, तो इसकी क्या बेटा जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो दरमियाने दर्जे की होती है, ठीक है। और इसी तरीके से दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ना तो इसका मैस है, ठीक है, और ना तो इसका चार्ज है, ठीक है। तो मैस तो है ही नहीं इसका, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। जबकि ये भी क्या बेटा मैस मटेरियल है, ये भी क्या बेटा मैस है, ठीक है, लेकिन इसका कोई मैस नहीं होता, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो इसी तरीके स्पीड देख लेते हैं। अब स्पीड क्या है बेटा, जो आपके पास गामा रेस है इसकी स्पीड क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। दे ट्रैवल एज फास्ट एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपके पास है उसकी वेलोसिटी 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 होती है, जो कि लाइट की स्पीड के बराबर है, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या बेटा 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो गैमा रेज जो आपके पास इसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के सेम होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब अल्फ़ा रेस क्या है बेटा, अल्फ़ा रे दे ट्रैवल विद 110 to 120 वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप 110 को मल्टीप्लाई कर दें वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है, जो आंसर आया आपके पास वो वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा रे होगी। वो क्या होगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा रे। तो जब वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिवाइड करें 10 से या 20 से, तो इसी के दरमियान अल्फ़ा रेस की स्पीड होती है। तो अल्फ़ा रेस की स्पीड कम होती है बीटा से भी और गैमा से भी, बीटा से भी और गैमा से भी, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बाद जो बीटा रे है दे ट्रैवल विद 9/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो 9/10 बराबर होता है 0.9 के, और उसको मल्टीप्लाई करें 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा आएगी अल्फ़ा रेस से, ठीक है। तो उसके सबसे कम जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, सबसे कम जो वेलोसिटी होती है वो अल्फ़ा रेस की होती है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी होती है बीटा रेस की, और उससे ज़्यादा वेलोसिटी होती है बेटा गैमा रेस की, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करते हैं आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं बेटा यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन की तरफ। तो अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। तो पहला यूज़ हमारे पास इन मेडिकल फील्ड, तो शोबा तिब में क्या है हमारे न्यूक्लियर रेडिएशन का। तो न्यूक्लियर रेडिएशंस आर यूज टू डायग्नोस, मॉनिटर एंड ट्रीट वेरियस डिसीज़। तो बहुत सारे डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी डिजीज़ को फाइंड करने के लिए, उसके सर्च करने के लिए। दीस रेडिएशन आर यूज टू स्टडी द बोन फॉर्मेशन इन मैमल्स। तो मैमल्स में बोन फॉर्मेशन को जांचने के लिए भी इस रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोथेरेपी का आपने नाम सुना होगा। तो रेडियोथेरेपी यानी इसमें रेडिएशन की मदद से इलाज किया जाएगा। तो रेडियोथेरेपी इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर को ख़त्म करने के लिए, उसके इलाज करने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी? न्यूक्लियर रेडिएशन। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने मर्ज़ी से कोई भी रेडिएशन इस्तेमाल कर दी जाए, इसके बाकायदा बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, SOPs होती हैं, ठीक है।
तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन द एग्रीकल्चर फील्ड रेडियो आइसोटोप आर यूज टू ट्रीट द सीड। तो हम क्या करते हैं बेटा, बीजों को ट्रीट करते हैं किसके ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए, और उसके ज़रिए से नई वैरायटीज़ की क्रॉप्स फसलें हासिल करते हैं। तो ठीक है, तो बीजेस में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से। इसके अलावा जो तीसरा है, दे आर यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूरेनियम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो उस प्लांट को कहेंगे न्यूक्लियर प्लांट। क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन लाइक कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हो सकता है कराची में मौजूद हो क्या, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वहाँ पे यूरेनियम एटम के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम जब क्या होता है बेटा, डीके में जाता है तो उसमें बहुत बड़ी अमाउंट में जो है एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाएगी। तो चौथा पॉइंट है, इंडस्ट्रीज़ में कैसे इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूज टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, ताकि उसकी कोई क्वालिटी ख़राब ना हो। इसके अलावा रेडियो आइसोटॉप्स आर आल्सो यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मेटल एंड थिकनेस ऑफ प्लास्टिक। किसी मेटल की डेंसिटी और थिकनेस को जांचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर से तो हमें नहीं पता चल सकता इस मेटल की डेंसिटी क्या है, प्लास्टिक की थिकनेस क्या है, तो उसको हम बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं रेडियो एक्टिव रेस से। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट हमारे पास मौजूद है। पांचवें पॉइंट में, इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी। जो जियोलॉजी में हम क्या करते हैं बेटा, ज़मीन का मुताला करते हैं। तो दीज आर यूज टू स्टडी द रॉक्स। तो रॉक्स को स्टडी करने के लिए हम न्यूक्लियर रेडिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद छठा है जो कार्बन 14। तो कार्बन 14 क्या है बेटा, एक रेडियो आइसोटोप है। ठीक है, तो इसको भी इस्तेमाल करते हैं किसकी एज मालूम करने के लिए बेटा, एज ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं। तो फॉसिल्स की क्या एज मालूम करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डू यू नो रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक क्या है, आपके पास एक प्रोसीजर है, एक मेथड है जिसके ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट की आप एज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। शर्त ये किसी उस ऑब्जेक्ट में ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो कार्बन। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। इसी तरीके से कार्बन के बारे में आप जानते होंगे, तो कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास 12 होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है आपके पास कार्बन 14, वो क्या होता है आपके पास, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल से मौजूद है किसकी वजह से, बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो कार्बन। तो रेडियो कार्बन कौन सा होगा, जिसके पास कार्बन 14 हो, यानी जिसका मास कार्बन 14 और एटॉमिक मास, वो रेडियो कार्बन होगा। तो उस रेडियो कार्बन की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एज मालूम करेंगे। A radioisotope of carbon it is usually used to predict date ancient object। ठीक है, तो उससे हम किसी ऑब्जेक्ट की जो पुरानी डेट है उसको हम मालूम कर सकते हैं कि ये कितने सदी या कितने साल पुराना है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक अमल है। ठीक है, लेकिन इसको तफसील से नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये हमें दिया नहीं गया, बस थोड़ी सी बात जाननी थी। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है बेटा, एक मेथड है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एज को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करें तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।